Hello, friends, a warm welcome. And today, in this episode, or you can say in this lecture, we are going to again pick up very important key ideas with respect to whatever is happening around in terms of science and technology, in terms of economics, in terms of history, geography, polity, and science. The key idea is to bring the whole canvas and the platform in front of you so that we can understand and pick up the key areas. It is a kind of a brainstorming which we try to promote. It is a kind of a canvas. It is a kind of a blackboard. ताकि आप अपने हिसाब से की आइडियाज को निकाल सको, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सको. वेलकम वन एंड ऑल टू अंसरकारी. आई एम विकास भारद्वाज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज. मैंने सदियों से देखा है, जिन लोगों ने 1 साल, 2 साल, 4 साल भी तैयारी की, तो सिर्फ तैयारी नहीं चाहिए होती है, तैयारी के आगे भी बहुत कुछ चाहिए होता है. तो वो सारे काम जो आप खुद कर सकते हैं वो आपको खुद ही करने होंगे. यदि ऐसा नहीं होता तो आप भीड़ से अलग नहीं बन पाते. भीड़ से अलग बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. आपको अपनी एंजाइटीज, आपको अपनी अनश्योरिटीज, आपको अपनी इन्फिनिटीज और आपको अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाना होगा. बाकी सारे आइडियाज इनको छोड़ना होगा. और ये करना आसान काम नहीं है. दैट आई कंप्लीटली एग्री विद यू. बिकॉज ऐसा किसी के लिए भी आसान नहीं था, सिर्फ आपके लिए नहीं. जिन्होंने भी कुछ किया, जिन्होंने भी कुछ पाया, उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. सीडी देशमुख नाम आपने सुना होगा. सीडी देशमुख साहब जो है, बहुत ही फेमस, एक बहुत ही मोस्ट इंडस्ट्रियस और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है हमारे टाइम की. उनकी इंटीग्रिटी और सेंस ऑफ डेडिकेशन हाईएस्ट ऑर्डर का था. किसी भी तरीके से आप बात करें तो फर्स्ट इंडियन थे वो, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नॉट बाय इंडिया बट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. तो सीडी देशमुख साहब जो है, वो हमारे लिए अपने आप में एक रोल मॉडल हो जाते हैं. मेहनत करने से कब सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हमें अपनी अनश्योरिटी को, हमें अपनी अज्ञानता को हटाना होगा. एक ग्रेट स्कॉलर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफिशिएंट थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बहुत दूर के थिंकर भी थे, ग्रेट विजनरी भी थे, एक डिस्टिंग्विश्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. यानी कि वो एक मल्टीटास्कर थे. गांधीयन आइडियाज को प्रमोट करते थे. और वो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हमारी यूनियन कैबिनेट में. वो चेयरमैन भी रहे यूजीसी के, वाइस चांसलर भी रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के. तो आप सोचिए किस ईज के साथ उन्होंने चीजों को हैंडल किया. ही वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ही वॉज ऑल्सो ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट. पर ये सारे नहीं आएंगे. जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है उनके बारे में, वो आएगी. अब ये नहीं आ जाएगा ऑनरेरी चेयरमैन एनबीटी. अगर बात एनबीटी की होगी और बात इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की होगी, तो आईएसआई इज ऑलवेज अ हायर प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन. आई एम सेइंग इंडिया में, दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है, उसके फाउंडर भी थे वो, और उसके लाइफ टाइम प्रेसिडेंट भी थे. और साथ साथ में ही वाज द चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि बाल गंगाधर तिलक से इन्फ्लुएंस होने वाले वो ग्रेट लीडर, अच्छे थिंकर भी थे. एक बार देशमुख साहब ने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इंपीरिकल सिविल सर्विस कैसे ज्वाइन की, कंप्लीट कैसे की, मैंने अपनी स्टडीज कैसे की, तो वो जो है उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक बाल गंगाधर तिलक जी से होता है. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. उस समय स्वराज और नॉन कॉपरेशन की बातें होती थी. तो उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना एक जजमेंट चाहिए, हर किसी को अपनी एक सोच चाहिए कि वो देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सके. हर किसी को अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में तो कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ कर सकता हूँ. इसीलिए मेरे लिए वो चॉइस है. इसीलिए मुझे वो चॉइस लेनी ही होगी. और मुझे उसका कोई रिग्रेट भी नहीं है. आई एम प्राउड एंड हैप्पी जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने मेरे करियर की आ रही है, और मैं देश की सेवा में उसको निभाऊंगा. इसीलिए तिलक साहब की एडवाइस से, या तिलक साहब के इंटरेक्शन के कारण, देशमुख साहब अपने करियर को बहुत ऊंचा उठा पाए, और अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से उन्होंने सर्व भी किया. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आप नोट कर सकते हैं, द कोर्स ऑफ माई लाइफ. वो कहते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी एग्जाम में, जो कि आप बहुत सारे लोगों की भी होती है, और आप उसके लिए व्यथा ही परेशान होते हैं. मैं ये नहीं कहता हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो वाकई अच्छी होनी चाहिए. उनकी बैड हैंडराइटिंग थी, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा उन्होंने किया बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड एटीट्यूड. इसीलिए हमें राइट अप्रोच से ठीक होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है.
आरबीआई का गवर्नर बनने के बाद उनकी सोच थी, उनके ख्याल थे कि आरबीआई जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को परस्यू करे। डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिस्कस ना करे व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू शेयर द मनी। एंड दैट इज हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में व्हेन देयर वाज इवन हाई इन्फ्लेशन एंड देयर वाज एंजाइटी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ही हैंडल्ड इट वेरी वेल। यानी कि एक वो डिटरमाइंड डिप्लोमेट की तरह थे, जिनके पास स्पिरिट भी थी, जिनके पास सोच भी थी। जब वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बने, ही वेंट ऑन टू स्टेबल द प्राइसेस, he went on to recognize the India's contribution and India's participation in the international institutions. He went on to streamline India's national economic policies. एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव लेके आए वो इंडिया के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। रैपिड ग्रोथ, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे आइडियाज को उन्होंने जोड़ा। अब जैसे मैंने आपको बताया, वो गवर्नर बने आरबीआई के, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे जो गवर्नर बने आरबीआई के। एडमिनिस्ट्रेटर भी थे क्योंकि वो लोगों को राइट अप्रोच से चूज करते थे, उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते थे। यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, किताबें नहीं पढ़ी जाती। और जब कोई गलती होती थी उसका ब्लेम वो खुद पे लेते थे। वो इम्पार्शियल भी थे, वो जस्ट भी थे। उनके पास करेज भी थी रॉन्ग सिचुएशन को फेस करने की, और सेल्फ डाउट नहीं करते थे जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक एम्बेसडर से पूछा जो परचेजेस उन्होंने की हैं पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए वो पे किया जाए। जबकि एम्बेसडर जो है उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जो भी चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए आपने खरीदी उसके लिए पे करें, और उनसे पे करवाया। आज की तरह नहीं है बात। तो डिग्निटी भी थी, एबिलिटी भी थी, रीजनेबलनेस भी थी। ये सारे एथिक्स के की वर्ड्स हैं। जॉन केन्स, कौन नहीं जानता जॉन माइनार्ड कीन्स को। केनीस की, अभी केनीसियन थ्योरी की तो बात हम रोज ही करते हैं। उन्होंने उन्होंने देखमुश साहब को उनकी डिग्निटी, उनकी एबिलिटी और रीजनेबलनेस के लिए बहुत अप्रिशिएट किया और रिकमेंड भी किया उनको फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन फिर जो है उनकी इस बात को यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। तो देशमुख साहब की लाइफ दिखाती है कि फिजिबल, प्रैक्टिकल और डिजायरेबल सब कंडीशंस में होना जरूरी है। आपको फेलियर भी मिलेंगे, आपको दुख भी मिलेंगे, लेकिन आपको टेम्पटेशन को रोकना होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन को हटाना होगा, डिसअपॉइंटमेंट को हटाना होगा, नए और पुराने आइडियाज का सिंथेसिस करना होगा, नए कल्चर को अपनाना होगा, नई सोच को हैप्पीनेस के साथ देखना होगा। आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी भी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक बार कहा कि जहां तक बात जीवन और मरण की है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ही सेड दैट आई वुड लव टू बी बोर्न अगेन अगेन। मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं जो काम अभी नहीं पूरा कर पाया उसको मैं फिर से पूरा कर सकूं। इससे पता लगता है कितने एम्बिशियस थे, कितने इंडस्ट्रियस कैरेक्टर था उनका, कितनी उनकी सोच इंथुजियास्टिक थी, कितने डिलीजेंट थे वो लाइफ के लिए। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, जो आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए, वो सभी बातें हमें दर्शाती हैं कि एथिक्स के अंदर जब हम ऐसे किसी पर्सनैलिटीज को, ऐसे किसी आइडियाज को लेके आएंगे, तो नेचुरली फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं आइडियाज के साथ लेट्स मूव टू द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एंड लेट्स सी व्हाट आइडियाज आर हियर, क्योंकि यहाँ पर भी करने को बहुत कुछ है। बिग लर्निंग्स मेड इजी, रियली सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली आइडेंटिफाई कि आखिर कोई बिग लर्निंग इजी कैसे होती है। डर्टी बम्प,
तो डर्टी बॉम्ब की हम डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज डर्टी बॉम्ब। दूसरा, मैंने कल भी चर्चा की थी कि कैसे रशियन एम्बेसडर जब इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया उनसे कहता है कि पीस ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर आर एरियाज आर एसेंशियल, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि उनका ऐसा नहीं मानना है। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक डिस्कशन का रहेगा, जो कि अगले साल प्रीलिम्स और मेंस में भी आ सकता है, दैट इज ऑफ द फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप, मस्टर्ड DMH11, जिससे प्रोड्यूस जो है 25 से 30% बढ़ जाती है। हाई यील्डिंग वेराइटीज आएंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, जो कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, प्रीलिम्स के एंगल से बता रहा हूँ आपको। इट हैज अप्रूव द सीड प्रोडक्शन। जब सीड प्रोडक्शन होगा, कमर्शियल रिलीज उसके बाद ही हो सकता है। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड की बात हो रही है। इट इज नॉट क्लियर राइट नाउ दैट GEAC ने ग्रीन सिग्नल दिया है नहीं दिया है, लेकिन फील्ड ट्रायल्स जो है पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। इंडिया की फर्स्ट GM क्रॉप, जबकि फार्मर्स और ग्रीन ग्रुप्स उसको डेफिनेटली अपोज कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, अडॉप्ट स्वदेशी सेल्फ रिलायंस, इट्स गुड आइडिया। इससे हमारा कल्चर और आर्ट डेफिनेटली अलाइव रह सकता है। जैसे इन नवंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैचू अनवील किया था, स्टैचू ऑफ पीस, राजस्थान में, जैन मॉक की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के लिए, जिनका नाम था आचार्य सूरीश्वर। 151 इंच टॉल स्टैचू, जो अष्ट धातु से बना था। स्टैचू ऑफ पीस तो लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचूज ऑफ सेंट्स है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो आप जानते ही हैं, इट इज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो सरदार पटेल साहब का है। यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जैन सेंट आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर। उन्होंने उनकी 150th एनिवर्सरी के ऊपर स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस के मैसेज को देते हुए उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और उन्होंने कहा कि टेरर और वायलेंस ये तो विशेष साइकिल है, ऐसे खत्म नहीं होने वाली। तो आचार्य सुरेश्वर साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। GM मस्टर्ड स्वदेशी नहीं है और सेफ भी नहीं है, ऐसा कहना है स्वदेशी जागरण मंच का, और जो भी अपोनेंट है उसके, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट स्टॉप इट इमीडिएटली, बिकॉज इसमें जो है कार्सिनोजेनिक तत्व है। GEAC को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेजिटिमेट रीजंस देने चाहिए कि वो अप्रूव क्यों कर रही है। हेल्थ कंसर्न्स को ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि ग्लाइफॉस्फेट, ग्लाइफोसेट इनफैक्ट नॉट फॉस्फेट, ग्लाइफोसेट जो इसमें है वो कार्सिनोजेनिक है, इसीलिए अनसाइंटिफिक है, टॉक्सिक है और एंटी बायोडाइवर्सिटी है। ये तो बात हो गई इसके अगेंस्ट। जब हम आगे आते हैं, अभी हम देखेंगे, वी विल डिस्कस दैट कि वो कैसे इसके फेवर की बात होती है। पहले हम बात करते हैं, वर्ल्डली वाइज में कितना अच्छा कोट है, एनिमल्स आर सच एग्रीबल फ्रेंड्स, आर दे आस्क नो क्वेश्चंस, दे पास नो क्रिटिसिज्म। सो एग्रीबल फ्रेंड्स जो होते हैं, वो ना तो क्वेश्चन करते हैं, ना आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमेशा हर कॉस्ट पे एग्रीबल फ्रेंड्स जो है नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान और चाइना अगर अपने आप में एग्रीबल फ्रेंड्स बनेंगे, तो ऐसे में एग्रीएबल फ्रेंड्स नहीं है वो म्यूचुअली अपॉर्चुनिस्टिक हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। FATF को जो रिमूव किया गया है पाकिस्तान को,
उसमें चाइना, यूएस एंड द लॉबी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड उनका रोल है. चाइना definitely will try to use Pakistan for its strategic and diplomatic interests, and United States thinking about the role of Pakistan as a political power and as an asset for handling Central Asia and also Taliban in Afghanistan. So America also has not done enough to put Pakistan under the grey list, और ग्रे के बाद जो फाइनल लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट. नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार सिर्फ 3 कंट्रीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जो अभी ब्लैक लिस्ट में हैं. Baki, Pakistan has been removed from the grey list, but then India must not bring its guard down. India must keep on pushing further and must try to bring the ideas that how Pakistan must be accountable for promoting and for sponsoring terrorism, not only in India but around the world. अगर मैं दूसरी बात करूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिन्होंने गूगल को बोला एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए, तो गूगल हैज एन अपॉर्चुनिटी दैट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें वो अपील कर सकते हैं, बट देन विदाउट subjugating and without discouraging innovation, without discouraging open market, CCI must act in a positive way. तीसरी अगर मैं आपसे बात करूं, स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट्स मस्ट स्पेंड more and more money. They must spend more and more for their future development, and they must spend money in order to क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब वो स्पेंड करेंगे तो एडिशनल जो है व्हाट आई शुड से एडिशनल प्रायोरिटीज क्रिएट होंगी, और उससे जो है आप कह सकते हो कि स्टेट जीडीपी भी बढ़ेगी. और जैसे कि आर्टिकल टॉक्स अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग्स हैं जो स्टेट अगर लेता है ऑफ बजट बोरोइंग्स को, तो उन बोरोइंग्स की, ऑफ बजट बोरोइंग्स की अगर आप बात करते हैं, वो लोन्स की बात होती है उसमें, जो एंटिटीज लेती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स लेते हैं, जो कि यू नो स्टेट गवर्नमेंट के अपने बजट के थ्रू जिनकी सर्विस होगी. कैश फ्लोज की तरह, कैश फ्लोज के अलावा ये बात की जाती है. तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया था कि ऑफ बजट बोरोइंग्स, यानी वो बोरोइंग्स जो मैंने अभी आपसे बताया, जो लोन्स हैं, जो एंटिटीज या कोई और स्पेशल बॉडी जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो लेते हैं, वो स्टेट की बोरोइंग ही कंसीडर की जाएंगी, एंड दे विल बी काउंटेड अंडर आर्टिकल 29(3) प्रोविजन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्लीज डू चेक आर्टिकल 293 और आप देखिए कि उसमें क्या बोला गया है. तो सेंटर जो है वो जो इंक्रीमेंटल ऑफ बजट बोरोइंग्स हैं जो स्टेट रेज करेंगे 2021 2022 ऑनवर्ड्स, वो उनकी नेट बोरोइंग में से ही काउंट की जाएंगी. तो ये अपने आप में एक स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस है, ये अपने आप में एक फिस्कल प्रूडेंस की तरफ स्टेप है, आप कह सकते हैं. तो इसीलिए हाई रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट्स का है, वो अगर बढ़ता जाएगा तो नेचुरली चीजें जो है फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो टैक्स डिवोल्यूशन, जीएसटी कंपनसेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, और स्टेट्स के पास इतना फाइनेंशियल मार्जिन, इतना फाइनेंशियल, आई शुड से फाइनेंशियल डेमोक्रेटाइजेशन है कि वो राइट डायरेक्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विसेज को भी प्रमोट करें, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल पॉलिसी. उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं क्लाइमेट क्राइसिस की, तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि दैट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडर्स फॉर बोथ क्लाइमेट फाइनेंस एंड आल्सो फॉर टेक्नोलॉजीज. वी are the biggest donors. We know that the global south is facing, including Pakistan and India and other countries in Oceania region, including Africa. But then we are committed along with India to bring the best to the table. सिर्फ लेकिन बोलने से नहीं, होना ये चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो, और मोर रेजिलिएंट, more committed approach Germany and rest of the Europe must be doing, so as to bring concrete offers on the table of the developing countries, so that there is progress on energy efficiency, renewable energy, hydrogen, green hydrogen I should say, e-mobility, एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बनाइजेशन, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आने चाहिए. साथ साथ में जो है इंडिया में जैसे है सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप देखिए उसमें कितने कंट्रीज हैं फिलहाल, उसका मैंडेट क्या है, और भी एक दो फैक्ट्स आप देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी देखने वाली चीज है.
तो क्लाइमेट एक्शन जो है वो एक सेंट्रल फीचर बन गया है हर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, नॉट ओनली जस्ट विद यूरोपियन यूनियन बट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। इसके अलावा जो साइड में आर्टिकल है, ये जनरल स्टडीज पेपर 4 की बात करता है, ये तो मैंने पेपर 3 के एंगल से बात बताई आपको। जैसे अब आप बात करेंगे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, सर्विस सेक्टर है, कैसे उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, डॉक्टर्स ऑन व्हील्स। उसके बाद आप रेगुलर हेल्थ चेकअप का आप मौका देते हैं वर्कर्स के लिए। उसके बाद आप क्रैच की फैसिलिटी भी देते हैं वर्कर्स के लिए। जैसे दिल्ली ने तो दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड ही बना दिया है, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही हॉकर्स के लिए भी होना चाहिए। ऐसे ही जो है फॉर डोमेस्टिक मेड्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि हर प्रोफेशन के अंदर जो मेन वर्किंग क्लास है उनको कैसे आप कैसे आप उनकी सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर करोगे। इसमें मुझे समझ में आता है ईपीएफओ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डू थिंक कि ईपीएफओ में कैसे उनको लाया जाए, जनधन अकाउंट भी उनका खोला जाए, और जो लेबर लूट है उसके लिए भी बात की जाए। आज एक और बात की हम चर्चा करते हैं जो कि पहले भी हुई है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जो साथ साथ में आप कह सकते हो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, एआरटी एक्ट 2021। अब एआरटी एक्ट या फिर सरोगेसी बिल वो करते क्या है? भाग दौड़ की दुनिया है, डबल इनकम और नो किड्स वाले बहुत लोग हैं, बहुतों को बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, मैरिड कपल्स को, सो दे वांट किड्स, तो उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, देखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे वर्क करती है, वी कैन सेपरेटली टॉक अबाउट इट, और सरोगेसी भी उसका एक रोल है। लेकिन जो एक्ट है भारत का, वो अलाउ करता है सिर्फ मैरिड कपल्स को, मैरिड एंड फर्टाइल कपल्स को, बल्कि अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूं, अगर आप फर्टाइल है तब भी आपको अलाउ नहीं करता। और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सरोगेसी का रोल देता है वो, यानी कि सेल जो है मेल गैमेट जिसे कहेंगे आप, सेल ऑफ गैमेट्स, और या फिर किसी भी तरीके की पेमेंट जो है माँ बनने के लिए, सरोगेट मदर के लिए, या फिर कोई और प्रलोभन, इसको इस एक्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्लिनिक्स और बैंक्स जो भी सरोगेसी या जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के प्रोसीजर को आपको मदद देंगे, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यहाँ तक कि आधार नंबर लेने की बात भी की गई है। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है लोगों को अलाउ करती हैं जो कंसीव नहीं कर सकते, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते मेडिकल या नॉन मेडिकल रीजन से, उनको बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो। लेकिन इसके साथ साथ भी जो इनइक्वालिटीज है हेल्थ केयर के एक्सेस में, साथ साथ में जो इनफर्टिलिटी केयर है, या फिर जो मार्जिनलाइज कॉन्टेक्स्ट में लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हर तरीके से यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो रिप्रोडक्टिव राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण राइट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है लिव इन रिलेशनशिप का क्या होगा, सेम सेक्स कपल का क्या होगा, अनमैरिड वुमेन का क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है एक्ट जो है अलाउ नहीं करता। एक्ट ने जो पेरेंटहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको नैरो कर दिया, ट्रू फॉर्म ऑफ पेरेंटहुड को उसने थोड़ा सा साइड में कर दिया। जो कॉम्प्लेक्स लीगल एथिकल और सोशल डिलेमा है उसको उन्होंने हैंडल नहीं किया। इसीलिए एक्ट के खिलाफ, एआरटी बिल के खिलाफ, एआरटी एक्ट के खिलाफ देयर हैव बीन पिटिशंस पुट अप इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट बाय आईवीएफ स्पेशलिस्ट लोगों ने, और जो लोगों को पेरेंट बनना है उन लोगों ने पिटिशंस डाल दी हैं कि जो है एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के लिए, और उनको चॉइस देने में डिनाई कर रहा है। जैसे मैंने कहा सिंगल पेरेंट है, सेम सेक्स हैं। दूसरी बात जो है एक एथिकल जो है, जो रीजन अगर मैं कहूँ कि जो एक बात है कि भाई अगर आप इस प्रोसीजर को इतना ज़्यादा लिमिटेड कर देंगे, तो जो वुमेन डोनर्स हैं वो भी कहाँ से इतने ज़्यादा आ पाएंगी। उससे जो है हेल्थ रिस्क और एक्सप्लॉयटेशन की बात आ जाती है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी जो डोनर्स हैं उनकी। रेगुलेटरी प्रेशर्स हैं, अगर रेगुलेटरी प्रेशर के कारण लोग आगे नहीं आ पाएंगे तो इससे एक शेडो मार्केट इमर्ज हो जाएगा। उससे जैसे हर चीज में एक पैरेलल मार्केट चलता है, वो इमर्ज हो जाएगा। और कमर्शियल सरोगेसी अलाउड किए जाए नहीं किया जाए, दैट इज ऑल्सो एन एथिकल एंड ऑल्सो ए वेरी वेरी डिलेमा बेस्ड इशू। क्योंकि अभी तो कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन हो गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो ऑल्चुरिस्टिक होना चाहिए, इसका मातृत्व वाले भाव से उन्होंने कहा था, मोरलिस्टिक प्रिंसिपल्स को उन्होंने एज्यूम करने की बात की थी। उन्होंने एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ और नहीं बोला कि इसके लिए लोगों को पैसे कमाने के लिए भी बहुत सारे लोग माँ बनना चाहते हैं। टेक्सटाइल
कंस्ट्रक्शन वर्कर, वहाँ उनको कम पैसा भी मिलता है, एक्सप्लोइटेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर वो वैसे माँ बनना चाहते हैं तो फिर उसमें बुराई क्या है? पॉजिटिव बेनिफिट होता है, उनकी फैमिली को पैसे आते हैं, दो पैसे खाना पीना, बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी ने कमर्शियल सरोगेसी के स्टैंड में उसको अनएथिकल और ये बोला कि माँ के इसके भाव में पैसे की कोई रोल ही नहीं आता है। तो एक अभी इस पे चर्चा होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में केस रीजन गया हुआ है। और क्या सिर्फ मतलब सरोगेसी शुड बी एन ऑप्शन फॉर दोज हु कैन बायोलॉजिकली कंसीव, लेकिन वो करना नहीं चाहते, क्या उनको सरोगेसी अलाउड नहीं होनी चाहिए? मैरिड वुमेन करियर को नहीं रोकना चाहते, करियर रुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, करियर रोक दिया तो घर के खाने की प्रॉब्लम आएगी। अगर मेडिकल इंडिकेशन उनकी नहीं बता रही है कि वो माँ नहीं बन सकते, यानी माँ बनने का उनका चांस है लेकिन वो नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी वो बच्चा चाहते, तो फिर उनका क्या होगा? फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी को डिफिकल्टीज आई हैं, किसी के घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर सोसाइटी को उसमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये एक जनरल स्टडीज पेपर 1 के आंसर में, जनरल स्टडीज पेपर 3 के आंसर में, जनरल स्टडीज पेपर 4 के आंसर में आ जाते हैं। उसके अलावा सरोगेसी और एआरटी एक्ट को एडुकेटली एड्रेस करना पड़ेगा सोसाइटी के पूरे स्पेक्ट्रम को, कि क्या सिर्फ पैसे के लिए किया जाए? ये बिल्कुल आपने ये बोल के पैसा हटा ही दिया, ये तो किडनी की तरह हो जाएगा, जैसे किडनी के मार्केट में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, राइट टू प्राइवेसी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पे तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही था थोड़े टाइम पहले, मैरिड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केस में। और नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज का क्या होगा, जिनका अभी फिलहाल तो एआरटी या सरोगेसी रोल में कोई रोल ही नहीं है? ऐसा होता तो फेमस सेलिब्रिटी जैसे करण जौहर, या फिर अभी जैसे तुषार कपूर, या इवन और भी लोग हैं, वो तो फिर पेरेंटल हुड की तरफ जा ही ना पाते, बिकॉज ऑल दैट हैपन आई बिलीव बिफोर द एक्ट केम। यूएनएससी की एक काउंटर टेररिज्म कमेटी होती है जो इंडिया में मिली है, और वो इस बात को हाईलाइट करती है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो टेरर को स्प्रेड करने के लिए हैं, उसको रोकना होगा। इंटरनेट एंड व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया इज a very very important tool for the terrorists. That is why इंडिया ने जो है इस चीज को हमेशा उठाया है और उठाएगा। स्पेशली इंडिया हैज बीन द विक्टिम, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज रेजिंग द bar and India is talking about it. इंडिया के दो और बीचेस, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड खादमात बीच इन लक्षद्वीप, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ब्लू बीचेस। ब्लू बीच एक सर्टिफिकेशन होता है, जैसे आपका जीआई टैग होता है, एंड इट प्रमोट्स टूरिज्म, इट प्रमोट्स क्लीनलीनेस, दैट्स व्हाट वी कैन से। इंडिया की जब और स्ट्रेटेजिक इंडिया के जब श्रीलंका रिलेशन से जब हम बात करते हैं, तो श्रीलंका का कहना है कि इंडिया तो हमारी फैमिली है, चाइना हमारा फ्रेंड है। चाइना का डेट ट्रैप अगर श्रीलंका में बोला जाए, दैट इज ओनली अ मिथ, बिकॉज बहुत ही कम परसेंटेज है जिसके लिए हम कमिटेड हैं। And but China wants to improve foreign trade, free trade agreements with the neighboring countries. India is helping China through neighborhood first policy, but the fact that इंडिया का ही इंफ्रास्ट्रक्चर पहले अच्छा नहीं था बहुत, तो चाइना तो श्रीलंका की हेल्प करने में इंडिया को दिक्कत होती थी। लेकिन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेज इंडिया हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर। India has really supported, Sri Lanka in creation of infrastructure and creation of a lot of things. That is why इंडिया के साथ तो एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉक में चाहिए, मतलब श्रीलंका ऑलरेडी बात कर रहा है। इंडिया जो है एक कमिटेड प्लेयर है श्रीलंका के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो कॉमन कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है पेरिस क्लब मेंबर्स के लिए, जो कि ट्रेडिशनल डोनर कंट्रीज हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज प्लस जापान की और नॉन पेरिस क्लब मेंबर्स की बात करो, जैसे इंडिया एंड चाइना, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़े टाइम में वो जो है एक टारगेटेड अप्रोच के साथ, सस्टेनेबल तरीके के साथ उनके साथ रिलेशन बना सके। और श्रीलंका जो है अ, इस जो डेट है, जो डेट साइकिल है, या जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, उससे बाहर निकल सके और अपने आप को सस्टेनेबल बना सके। दैट इज व्हाट श्रीलंका वांट्स टू डू। श्रीलंका सेंट्रल बैंक का रोल रहा है, लेकिन लेकिन आप ये जान लीजिए
कि इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें उससे अब आना होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, और साथ साथ में नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फाइनेंशियल रिप्रेशन से काम नहीं चलने वाला, मोर पॉजिटिव रोल करना होगा, लाइवलीहुड्स को बचाना होगा, कंजम्पशन को बढ़ाना होगा, और साथ में जो है फिजिकल स्पेस देना होगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को। तो उसकी से हो सकता है कि हमारा मदद मिले। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि यू नो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमें हेल्प नहीं मिलेगी। सो श्रीलंका की और इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया इज डेफिनेटली engaged in so many ways. Like India, श्रीलंका also wants to have डिजिटल आईडी, जिससे वो मनी ट्रांसफर करे, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करे जो नीडी लोग हैं उनके अकाउंट्स में। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड आइडियाज व्हाट श्रीलंका इज थिंकिंग अबाउट। प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर नजर से हम देखेंगे, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप पहले देखिए कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं। जब आप देखेंगे एटलस में, इंडिया के ईस्ट की जो कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल के इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव आप कह लीजिए फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक समिट 2018 में काठमांडू में जो हुई थी। उसके बाद से इंडिया ने एक सेंटर इनोग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी में, पटना में, और उसमें एक कोर्स है बे ऑफ बंगाल में जिसमें ईस्टर्न कंट्रीज के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, आप खुद सोचिए, बे ऑफ बंगाल सिर्फ एक मैरी टाइम रिसोर्स नहीं है, बे ऑफ बंगाल इज अ कल्चरल रिसोर्स ऑल्सो। बे ऑफ बंगाल में जुड़ने की अगर आप बात करेंगे तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, सारी कंट्री आ जाती हैं नीचे। इंडियन ओशियन कंट्रीज भी उससे जुड़ जाती हैं, और इंडो पैसिफिक तक ये बात चली जाती है। इसीलिए भारत ने सागर दिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का कॉन्सेप्ट दिया। और पीटी और मेंस में दोनों में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कंट्रीज कौन कौन से बॉर्डर हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं। आपको इनफैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट फेमस रिवर्स चाइना में, वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओस में, मलेशिया, इनमें कौन कौन से हैं। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तो अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, व्हेन इट कम्स थ्रू कि भाई उस आइलैंड वहां पर है और वो बड़ा है और वो छोटा है और यहाँ ये होता है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सैल्यूट द सोल्जर हमारे सामने है। CISF proudly remembers the supreme sacrifice of the brave heart in 2018 who laid down their lives at the altar of the duty while fighting with the terrorists in J&K। हमारा भी उनको सैल्यूट है। अभी हम बात कर रहे थे जीएम मस्टर्ड की, मैं आपसे बाद में भी चर्चा करूंगा इस बात की। तो जीएम मस्टर्ड में पहले आप समझ लिए कि एग्जैक्टली हाइब्रिड मस्टर्ड है क्या। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को, जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, उनको आप एक साथ लेके आते हैं। वो सेम स्पीसीज से भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग उनके जो क्रॉस से निकलता है उसकी हायर रीड होती है पीछे वालों से, उनके पेरेंट्स से, इसीलिए उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड का इतना आसान नहीं है, क्योंकि मस्टर्ड के फ्लावर्स में फीमेल भी होते हैं दैट इज पिस्टिल, और मेल भी होता है दैट इज स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसीलिए वो प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाता है। लेकिन एक प्लांट का जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता पोलन ग्रेन से दूसरे से, इसीलिए जो स्कोप है वो हाइब्रिडाइजेशन का वहां पर लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि कॉटन में, मेज में, टोमेटो में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए मस्टर्ड में हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो सकता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, CCMB, सॉरी CGMCP, दैट इज सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उसने किया। और उन्होंने हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 बनाया, जिसके अंदर दो एलियन जीन्स हैं, जो सॉयल बैक्टीरियम, जिसको हम कहते हैं बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, जैसा कि आपका BT कॉटन में था, यहाँ पर आपका आ गया BA। तो BA मस्टर्ड हो गया एक तरीके से। तो फर्स्ट जीन जो होता है वो बार्नेस जिसको हम कह रहे हैं, वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, वो पोलन प्रोडक्शन को इम्पेयर कर देता है और प्लांट्स को इम्पेयर कर देता है। यानी कि एक उसकी चीज को रोक देता है। जब वो रोक देता है एक एक
मेन कंपोनेंट को। तो वो उस प्लांट को जब आप क्रॉस करते हैं फर्टाइल दूसरी लाइन के साथ, तो सेकंड बारस्टार जीन जो है वो एक्शन को रोक देता है। यानी एक जगह एक एक्शन रोक दिया, दूसरी जगह दूसरा एक्शन रोक दिया। तो रिजल्टेंट जब जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो हम एक ऐसा जीन क्रिएट करते हैं जो कि अपने आप में पहले वाले से ज्यादा फर्टाइल होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बार्नेस बारस्टार जीएम टेक्नोलॉजी है। यानी एक जगह कुछ रोक दिया, दूसरे में कुछ रोक दिया, और दोनों को मिलाकर फिर आपने एक नया हाइब्रिड मस्टर्ड तैयार कर दिया बार्नेस बास्टर्ड जीएम टेक्नोलॉजी से। ये जो है DMH11, आपने पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वैरायटी जिसको वरुणा कहते हैं, वो बार्नेस लाइन की हो गई। और दूसरा हो गया ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2, वो हो गया बारस्टार। तो एक हो गया बार्नेस, एक हो गया बास्टर, दोनों को आपने क्रॉस कर दिया। तो DMH11 जो है वो पहले वाले जो मस्टर्ड वैरायटी है उनसे बहुत ज्यादा यील्ड दे रही है, इसीलिए उसको किया गया है। तो GEC एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। उसका काम है इस बात को देखना कि हजार्डस चीजों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रमोट ना किया जाए। लेकिन उन्होंने अभी रिकमेंड किया है DMH11 को सीड प्रोडक्शन के लिए और टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल रिलीज के लिए नहीं किया है। यानी ग्रीन सिग्नल दिया है उसके कमर्शियल कल्टीवेशन के फार्मर्स के लिए। जब प्रोडक्शन ऑफ सीड जो है पहला स्टेप है, जब प्रोडक्शन सीड का हो जाएगा तो हो सकता है कि कमर्शलाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है, वो फाइनल बॉडी है। जो DMH11 का पेरेंटल लाइंस हैं जिनके अंदर बार्नेस बास्टर जीन है, उससे नए हाइब्रिड बनेंगे, और सच हाइब्रिड जो है वो और भी हाई वील्ड वैरायटी दे सकते हैं। मास्टर वैरायटी इंडिया में जो है उनका नैरो जेनेटिक बेस है। इंडिया नेट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का। करोड़ों रुपया, हमारा अरबों रुपया जाता है इंपोर्ट में। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। तो ईस्ट यूरोपियन ओरिजिन जो हीरा जो मैंने आपसे बताया, और दोनक्सा, इसीलिए न्यू ट्रेड्स धीरे धीरे होंगे। डिजीज को भी वो फाइट कर पाएंगे, ब्लाइट और स्टेम रॉट फंगस जो होती है वो डिजीज। और उसकी जो है उसके अंदर जो है कैनोला ऑयल क्वालिटी, यानी कि होगी, यानी कि जीरो लेवल का ग्लूकोसानोलेट्स होंगे जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से नेगेटिव माने जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट दीपक पिंटल जी का कहना है, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं दिल्ली के। लेकिन इतना लंबा समय इसलिए लगा है क्योंकि ग्रुप्स ने हमेशा इस बात को, जो ग्रीन ग्रुप्स हैं जैसे स्वदेशी जागरण मंच है या फिर वंदना शिवा जैसे लोग हैं, जो उन लोगों ने हमेशा इसको मना किया है कि ये हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनके अंदर कार्सिनोजेनिक जो है एलिमेंट्स हैं जिसको बिल्कुल हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि पहली बात तो इसके अंदर एक थर्ड बार जीन है जो कि जीएन मस्टर्ड को टॉलरेंट बना देता है ग्लूको ग्लूकोफिसिनेट से। ग्लूकोफिसिनेट अमोनियम जब आप छिड़कते हैं तो वो जो है उसका टॉलरेंट कैसे बन गया। DMH11 डेवलपर्स का कहना है कि बार जो है वो एक सिर्फ एक जीन है, जो ऐसा बार जिसकी आप बात कर रहे हो एक मार्कर जीन है। और वो आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन से हैं, उनमें से अंतर पता लगाने के लिए। हार्बिसाइड को वो विथस्टैंड कर सके ऐसा कोई जरूरी नहीं है, खासकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और GESC ने तो रिकमेंड किया है कि कोई भी हर्बिसाइड आप एक्सक्लूसिवली यूज कर लो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, जबकि ये नहीं बोला कि भाई ऐसा आपको कोई एक चीज जरूरी है। सेकंड कंसर्न जो उठाई गई है वो उठाई गई है कि GM मस्टर्ड से जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन हनी बी की थ्रेटन हो जाएगी, क्योंकि हनी बी का पॉलिनेशन जो होता है, हनी बी जो हनी बनाती है उसमें मस्टर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए भी GEC ने बोला है कि भाई हमने जब पता लगाया, हमने जब इसकी फील्ड ट्रायल किया, हमने जब ग्लोबल साइंटिफिक एविडेंस लिए, तो ऐसा हमें कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने कहा है CGMCP को, सेंट्रल फॉर, जो भी मैंने आपको बताया, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन क्रॉप प्लांट्स को बोला कि आप जो है भाई ये भी करके दिखा देना, हनी बी और पॉलिनेटर के एंगल से भी, ताकि कोई भी शुबा शिकवा ना रहे। तो इंडियन फार्मर्स जो है वो अभी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि इसको लें, लेकिन ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर वो इसको अलाउ करती है देन इट विल हैपन। आज ही मैंने CD देशमुख साहब की बात की थी, लेकिन साथ ही मैं RBI की बात कर दूं कि जो भी नोट, करेंसी नोट्स के ऊपर जो डिजाइन होते हैं वो RBI बनाता है। RBI अप्रूवल फाइनली गवर्नमेंट की लेता है, लेकिन करता RBI। RBI सेंट्रल बैंक है। RBI एक्ट 1934 है, उसी का सोल राइट है। बैंक को बैंक नोट्स के ऊपर क्या छपेगा उसका राइट है, अप्रूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
इसमें मिंटिंग ऑफ कॉइन की अगर हम बात करें तो कॉइनेज एक्ट 2011 है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है डिजाइन और मिंट का। लेकिन जो कॉइन के केस के अंदर रोल ऑफ आरबीआई जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक है, सप्लाई कौन करता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो कॉइन में और रुपये में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन करेंसी मैनेजमेंट कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। क्वालिटी नोट कितने चाहिए वो आरबीआई डिसाइड करेगा। कितने डिनोमिनेशन के चाहिए वो भी आरबीआई डिसाइड करेगा। गुड क्वालिटी के नोट जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो भी आरबीआई करेगा। और ये भी जान लीजिए कि इंडिया की जो दो करेंसी करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है, नासिक और देवास में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। और दो जो आरबीआई की है, मैसूर और साल्बोनी में, वो आरबीआई की है, मैसूर और साल्बनी में। और एक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, BRBNML। 2 और 5 रुपए के नोट अब नहीं छपते हैं, लेकिन 2 और 5 रुपए के नोट आप छपते तो नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि वो जो सर्कुलेशन में वो रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंडली, ₹1 भी सर्कुलेशन में है, वो लीगल टेंडर भी है। तो टाइप ऑफ नोट्स की अगर हम बात करें तो अशोका पिलर नोट्स और महात्मा गांधी सीरीज है, ये आपको ऑलरेडी नोट है। इसे यहाँ पढ़ने की जगह अलग अलग अपने नोट को गूगल करके देखो या अपने नोट्स को उठा के देख लो, वो हो जाएगा। मंगलयान भी आपने देखा होगा, सांची स्तूपा भी देखा होगा, ऐसा बहुत सारी चीजें रही हैं। एक बार तो बात ये भी उठी थी कि भाई ये एग्जाम में आएगा, पर ऐसा कुछ खास आया नहीं, लेकिन पीटी में इस टाइप की कई बार स्मार्ट चीजें आ जाती हैं। डर्टी बॉम्ब जैसे मैंने आपसे कहा था, वो हाईली कन्वेंशनल बॉम्ब है, वो हाई एक्सप्लोसिव के लिए यूज किए, हाई एक्सप्लोसिव होते हैं। उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल इधर उधर फैल जाता है, लेकिन उसका मटेरियल में उसका मतलब मिलिट्री, जो मिलिट्री होती है, जो फाइट है, उसमें उसका बहुत कम रोल पाया गया है। अब अगर मैं पीटी के हिसाब से बात करूं, जब जब क्रेडिट की डिमांड हाई होगी तब तब लिक्विडिटी क्रंच होगा। अगर क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट अगर ज्यादा डिमांड में है और डिपॉजिट कम है, तब भी लिक्विडिटी क्रंच होगा। आरबीआई लिक्विडिटी जब जब इंजेक्ट करेगी तब तब क्रेडिट ज्यादा होगा, और जब जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो ये कोई कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मुलाइज्ड एक्शन नहीं है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटी खरीद के आप रुपया मार्केट में देते हो। किसी भी दिन आरबीआई देखती है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी खरीद लेती है, और वो इस परचेज को बाद में रिपोर्ट करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब यही होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई। बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा घूम रहा है वो ज्यादा है कि कम है। जब आप परचेज करते हो सिक्योरिटीज को, तो आप मनी इंजेक्ट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो ग्रोथ को। जब आप सेल करते हो सिक्योरिटीज को, तो इसका उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो है वो, इसका अर्थ यह भी आप लगा सकते हो कि लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट उठ रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकार भी ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही है। तो ये एक बात है, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन, दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड लिक्विडिटी इन द सिस्टम, दैट इज देयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने गूगल की और इसकी बात पहले ही कर दी, वी कैन जस्ट मूव अहेड विद इट। मैंने ये भी बता दिया आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वो उसके लिए दे कैन ऑलवेज मेक एन अपील। अब अगर हम आगे बढ़ें और हम चर्चा करें कुछ और बातों की, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन के पेपर 1 के हिसाब से बात करूं या ऐसे के हिसाब से आपसे बात करूं कि कॉलोनियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो डी कॉलोनाइजेशन की बात होती है। आज की डेट में डी कॉलोनाइजेशन, सब जगह डी कॉलोनाइजेशन होना चाहिए, डी कॉलोनाइजेशन होना चाहिए, कॉलोनाइजेशन हमें फाइट करनी चाहिए, आइडियोलॉजी खत्म होनी चाहिए, और जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनकी बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब क्वेश्चन क्वेश्चन ये उठता है आज के टाइम पे, लोग पूछते हैं भाई फ्रीडम स्ट्रगल से आपने आजादी ले ली, तो आप डीकोलोनाइज क्यों नहीं हो पाए? जो लेगेसीज हैं कॉलोनियल रूल की, आप वो खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्या वो इतने कॉम्प्लेक्स थे आइडियाज? सो दैट इज वाई द क्वेश्चन अराइजेस कि ये आइडिया क्या है, ये आइडिया कितना हद तक रेलेवेंट है। डीकोलोनाइजेशन जो है वो अफ्रीकन कॉलोनीज में बहुत हद तक, इस आइडिया से बहुत कुछ हुआ व्हेन दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। इन एजुकेशन, लैंग्वेज हो गया डीकोलोनाइजेशन का। इन सोशल इनइक्वलिटीज जो है वो खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो है
रिमूवल ऑफ इंग्लिश अगर आप चाहते हैं इंडिया से भी, तो आज तक माइंड बॉडी और सोल से आप हटा नहीं पाए। स्पोकन इंग्लिश के तो यहाँ कोर्स है भाई, कोचिंग इंडस्ट्री के 15 दिन में अंग्रेजी सिखाते हैं, 50 दिन में अंग्रेजी सिखाते हैं। मैकॉले को अब तक गालियां दी गई। तो आखिर डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो रेसिज्म था वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम जात पात घृणा करते हैं। बीएड डिग्री का बाजार देखिए कितना बड़ा है हिंदुस्तान में, जेबीटी और बीएड और सीटेट और पीटेट। तो फिर कैसे आप कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं? तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है डिफरेंट रीजन, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट के लिए उसका मतलब ही अलग है। अगर आप बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर की, तो वो कहेंगे कि अंग्रेजी से ही बहुत विकास हो सकता है। अगर आप बात करेंगे, आप मेरे वीडियोस में जाके सुनिएगा, उसको देखिएगा, ज्योतिबा फुले साहब की, तो वो भी बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन जो आज की सरकार है मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म की, अगर हम बात करें, उन्होंने इंग्लिश को डीकोलोनाइजेशन का प्लान बना लिया है। वही अंग्रेजी में सब कुछ क्यों हो, हिंदी में होना चाहिए। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि उससे डीकोलोनाइजेशन हो जाएगा। तो कॉलोनियल माइंडसेट के भी डिफरेंट आयाम है। एजुकेशन एंटी कॉलोनियल का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ हिंदी में सिखा दीजिए। इवन हम तो न्यूज़पेपर वी आर रीडिंग इन इंग्लिश बट वी आर स्टिल टॉकिंग इन हिंदी ओनली। सो कॉलोनियल रूल क्या था, ये तो आज की डेट में आज की नई जनरेशन को समझना बहुत मुश्किल है। उसके आइकन्स हटा दिए गए हैं, उसके सिंबल्स हटा दिए गए हैं। अब एक मोरल सिर्फ प्रीचिंग रह गई है। कॉलोनियल जो सिविक आइडिया थे वो रह गए हैं। लेकिन हमें एनलाइटन होना चाहिए, हमें जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, हमें जो है मेच्योरिटी लानी चाहिए, हमें जो है थिंकिंग बेस्ड आइडियाज को लेके आना चाहिए। हमें जो है वुमेन एंड इवन मार्जिनाइज सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दैट इज व्हाट विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग बाय विच यू आर गोना रिमूव द कॉलोनियल माइंडसेट। ये एक आर्टिकल जो मुझे काम का लगा, बाकी हमने चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी अदर आर्टिकल्स, बिकॉज दे आर नॉट रियली हेल्पिंग अस। मुल्ला पेरियर डैम, इट हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, अगेन इट इज इन न्यूज। मुल्ला पेरियर डैम, ये आप देखिए, इसका इशू पहले रहा है, प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो आप भी देखिएगा मुल्ला पेरियर डैम को, कि मुल्ला पेरियर डैम का जो इमरजेंसी एक्शन प्लान की जो बात है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जिसका तमिलनाडु और केरला के बीच में बहुत चक्कर रहा है डैम की सेफ्टी को लेकर, प्लीज डू हैव अ लुक एट इट। अब अगर हम आगे बात करें, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, एम एम नरवाने साहब ने लिखा है, एम एम नरवाने सर आई शुड से, ही वाज द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अगर हम फ्यूचर वॉर की बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ट्रेंच वॉरफेयर को लेके आया, टैंक का डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने देखा एयरक्राफ्ट, स्क्रैम्बल फाइटर्स, जेट की बात आगे धीरे आने लगी, रडार आया। तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड अगर हम आज की करेंगे, तो ड्रोन और क्वाड इसीलिए important point, technology came first, and now the militaries are actually bringing new doctrines, and they are scrambling, they are using drone and counter drone warfare. So we must also think that future में हम अपने आप को कैसे ड्रोन और अदर एडमेंट सिस्टम से कैसे हम अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे हम लड़ पाएंगे। आम ड्रोन जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा अभी हो रहा है। तो मशीन गन जो ईरा है वो एक डिफरेंट था, नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो रहने वाली हैं। मेन बैटल टैंक्स, एयरक्राफ्ट, लार्ज सरफेस शिप, वो हो सकता है कि साइडलाइन भी थोड़े से हो जाएं, और इनकी वनरेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स
और प्लेटफॉर्म जो R&D है वो अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इंडिया हैज़ टू बी मोर देन रेडी फॉर दैट. दैट इज़ वाई डिफेंस एक्सपो 2022 उसने ऐसे चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. लेकिन जो प्रीमियर नेचर ऑफ वॉर है वो जो है फाइनली आपको डेथ, डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेके आता है. वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके मीडियम चेंज हो गए हैं. 20th सेंचुरी में बैटल टैंक्स, मैन्ड एयरक्राफ्ट, लार्ज सरफेस शिप्स आप लेके आते थे, लेकिन अब वो नहीं है. लेकिन लैंड जो है वो, लैंड एक ऐसी जगह है जहां पर लड़ाई भी हो रही है, ह्यूमन सिविलाइज्ड भी हो रहा है और वो लाइफ भी जी रहा है. टेक्नोलॉजी को इसलिए हमें पॉजिटिवली यूज करना होगा. यूक्रेन वॉर जैसे अब एसेंशियली टेरिटरी के बारे में है, सोवरेनिटी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में है. तो चाइना जो है उसको देखना होगा. चाइना ताइवान से क्या चाहता है एक्चुअली में. चाइना रोक तो पाया नहीं था नैन्सी पेलोसी, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो थी, वहां रोक जाने से, बिकॉज उसका लैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो यानी कि कुल मिला के कोई भी कंट्री दूसरे एरिया पर फिजिकली कंट्रोल करना चाहेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक और आर्टिकल की हम बात करें. ओके, ये आर्टिकल तो इज मोर अबाउट गॉसिप. ये देखिए इंडिया का फ्लूइड रॉकेट, जेन रॉकेट, बॉन्डीकूट रॉकेट, जो कि मतलब होल में डाला जा रहा है. तो इंडिया में जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है. दीज आर द टू एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू. प्लेनेट अर्थ के लिए इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन इट. ये 28 का न्यूज़पेपर है, ऑलरेडी मैं आपके साथ दे रहा हूँ. ये IIT कानपुर का स्टिंट मिला विभा जी को. एंड दैट्स व्हाट गेव हर द कॉन्फिडेंस. while the path for men is hard, it is worth it, but they should be mentally prepared. उन्होंने एक वो फाउंडर है बून की, विभा त्रिपाठी जी. उन्होंने कानपुर से किया था फिजिक्स, IIT कानपुर से 1990 में. टाइम हैज चेंज्ड. इंडिया की हाईएस्ट ग्रोथ होगी. IEA ने बोला है ऐसा. दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. आप देख लीजिए बॉडी क्या है वो IEA, क्या उसका दायरा है, क्या उसका मैंडेट है. झारखंड गवर्नर ने अभी अभी सेकंड ओपिनियन मांगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट में. तो सेकंड ओपिनियन उन्होंने मांगा. सो दैट इज व्हाई इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ. मतलब आई शुड से इट्स अ पॉलिटिकल एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग. गवर्नर ने जो है सेकंड ओपिनियन मांगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको लिखा था कि भाई जो भी लिखा वो भाई पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं कर सकते. ऑनलाइन एजुकेशन जो है 170% बढ़ा है. डिस्टेंस लर्निंग भी 42% बढ़ी है. दैट इज वाई थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर यू नो I should say for not only learning but also other ideas. अब हम बात करते हैं लिथियम बैटरीज के चैलेंजेस की. ओके, मे मोमेंट प्लीज.
या लिथियम बैटरीज ने अपने आप को यूनिक और प्रेफर्ड मींस स्टोर पावर के लिए कर लिया है। वो उसका स्मार्टफोन्स में है, लैपटॉप्स में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्पेस स्टेशंस में, यूपीएस डिवाइसेस में है। लिथियम आयन बैटरीज आर वेरी वेरी हैविंग लॉट ऑफ एप्लीकेशन, दे आर स्मॉल इन साइज, वो प्रोपेल्ड भी है। क्लाइमेट ड्रिवन भी, सस्टेनेबिलिटी, इमंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एवर एक्सपेंडिंग कम्युनिकेशन, डिजिटाइजेशन, सब जगह लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है। 1970 में पहली बार हुई। नाउ दे आर एक्सटेंसिव यूज इन ईवीज। बाय 2025 ग्लोबली इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, 100 बिलियन से भी ज्यादा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा। टू की एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो इम्पेडिमेंट्स हैं लिथियम आयन बैटरीज में। फैटिलिटी एंड मटेरियल लॉस ड्यू टू फायर, वो भी राइज है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास नहीं है। सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में भी इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी माइंस जो है, जैसा मैंने पहले भी एक लेक्चर में कहा था, क्या केटर कर पाएंगी इतने मेटल के लिए जो रिक्वायर्ड चाहिए? क्या कंट्री जो है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन डील कर पाएंगे जो गार्बेज आएगा लास्ट में निकल के? तो पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर यूनिक है। सेवरल डिमांड्स ओवरऑल बियरिंग सेफ्टी व्हीकल्स की दिखती है। तो व्हीकल जो है वो स्लीक, स्लिम है, लाइट वेट है, लेकिन मैक्सिमम रेंज और परफॉर्मेंस भी दे पाए। और सेकंड जो है, फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्टेशंस भी मिले, रेंज और फास्ट चार्जिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, मेटल कंपोजिशन जो हाई परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी भी दे। बैटरीज जो है वो सिग्निफिकेंट पार्ट है ईवी के कॉस्ट का, चीपर मेटल्स और कंपोनेंट्स का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का लिए, इसलिए ह्यूजली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये बहुत जरूरी है। चौथा, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, एक्सट्रीम टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो है लिथियम आयन बैटरीज की। ईवी डिजाइंस वर्ल्ड वाइड जो नीड एफिशिएंसी, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल रनअवेज, मोस्ट जितनी भी रिसाइकलिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस हैं वो देखिए आप। और बाद में तो ये इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं कि कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं। और डिजाइन जो होता है ईवीज का वो कॉम्प्लेक्स है, इज इंटीग्रेटेड विद दैट द बैटरी एंड इट्स कंपोनेंट। तो कस्टमाइजेशन जो है बैटरी एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैप स्वैप भी हो सकता है बैटरीज का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरफ अभी हमें और सोचना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जो मैंने बात की, तो एंड लाइफ के बाद आप देखिए 2025 तक इट विल बी अराउंड 7 लाख, मोर देन 7 लाख टन्स, और 9 मिलियन टन्स बाई 2040। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग की बात करें। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट बैटरी ओईएम हैं, प्रोड्यूसर, वो जो ओन एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट रिसाइकलिंग की बात करते हैं, वो भी अभी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज आपको देखने चाहिए। मोस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस टुडे जो है वो पार्शियल रिकवरी है। और हाई मार्जिन मेटल से ही सिर्फ हम हाई मार्जिन मेटल जो है उनसे ही वेस्ट से सिर्फ हम रिकवर करते हैं, बाकी तो हम छोड़ देते हैं। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत ही लॉस हो जाती है। लिटिल इकोनॉमिक इंसेंटिव है सबके लिए। जितना इकोनॉमिक इंसेंटिव पुअर होगा उतना ज्यादा रिसाइकलिंग नहीं होगी। गवर्नमेंट ने 2022 में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 डाला है, लेके आए हैं, दैट इज फॉर पीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज को भी डाला है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी आई है, अकाउंटेबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो होना चाहिए उनको, कलेक्शन है उनका, रिफर्बिशमेंट है, रिसाइकलिंग है। इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेस्ट कलेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन देखते हैं कितने लेवल से बढ़ेगा। एक मैंडेटेड मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल सारे प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए कि बैटरी बनी, बैटरी डिस्कार्ड हुई, उसका कुछ पार्ट दोबारा से फिर से साइकिल में आ गया। तो ये अभी नहीं है। ये लूप होल है। क्रेडल टू क्रेडल इनफाइनाइट लूप अप्रोच, ये पीटी का एक मतलब एक आप एक की फ्रेज आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? सस्टेनेबिलिटी का गोल है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट का गोल है, वो तो हो नहीं रहा है। आप बैटरी को क्रश कर देते हैं। ब्लैक पावर आप बैटरी आप देखिए, वो रिकवरी जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो यानी गैप है टेक्नोलॉजी रेडीनेस का और सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी इशू का। ये एक रात में सॉल्व नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन चाहिए टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और गवर्नमेंट का। उससे क्या आएगा? ईवी रेवोल्यूशन आएगा। तो मैंने जो ऊपर इतनी सारी बात की आपसे सेफ्टी की, मैंने आपसे बात की जो अफोर्डेबिलिटी की, मैंने आपसे बात की जो रिसाइकलिंग की, मैंने आपसे बात की जो डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन और डिमांड की, प्लीज उसको ध्यान में रखिए। वो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर मैं मुद्दा आज उठाऊं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की बात करूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम है, वो स्मॉल लैंड होल्डर्स को इग्नोर कर देता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात तो करता है, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस तो करता है, लेकिन आप जो लार्ज स्केल के ऊपर जो दो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स है उनको जीरो बना देता है। तो इसीलिए कलेक्टिव इंगेजमेंट जो फार्मर के साथ है, उसका एक रास्ता तो खुला।
लेकिन रिलायंस या बाकी जो हैं वो डायरेक्टली उनके फायदे की बात नहीं करते। इसीलिए कौन आया बीच में? बीच में आया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ। एक मेरा वीडियो भी एफपीओ पे, प्लीज डू हैव अ लुक। सो प्रीडोमिनेंट सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर जो है, वो जो 3/4 फार्मर्स हैं वो एफपीओ के पार्ट हैं। वो चाहते हैं कि हम एफपीओ के थ्रू काम करें। फार्मर्स जो हैं एफपीओ के थ्रू काम करेंगे तो फर्म्स जो हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से बिहेव करें, क्वालिटी या फिर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स या फिर सर्टिफाइड थर्ड पार्टी क्वालिटी, इन चीज़ों को फर्म्स माने। नहीं तो फर्म्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स को हमेशा मिसगाइड कर सकती हैं। सिमिलरली जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेजिस्लेशन है उसके अंदर क्वालिटी रिलेटेड प्रोविजंस भी आने चाहिए। उसके बाद जो है फार्मर्स ये चाहते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्शन हो और एक स्कीम भी हो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए प्रमोट करे। फिक्स परसेंटेज हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से काम हो, क्योंकि फर्म्स कैन एक्सप्लॉइट फार्मर्स इन मैनी वेज। वो बात कुछ और करेंगे, देंगे कुछ और। फार्मर्स का लैंड ग्रैब कर सकते हैं, फार्मर को बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट स्टिपुलेट करता है कि फार्मर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक सीजन के लिए कर सकता है और बाद में म्यूचुअली एग्रीबल पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो फ्रीडम है फार्मर के पास, लेकिन फार्मर्स को पता ही नहीं होता। अब फार्मर्स ये मानते हैं कि शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से हम जो है बच सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कहता है कि यू कैन डिटरमाइन द प्राइसेस इन एडवांस। कॉन्ट्रैक्ट में आप डाल सकते हो, इफ प्राइस फ्लक्चुएट्स एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए कि बेंचमार्क प्राइस के हिसाब से आप कैसे बिहेव करेंगे। So the point is that not only the rules and laws should also be fair, but also they must be implemented in a fair manner. So मार्केट प्राइस जो है, प्राइस मार्केट फोर्सेस जो है वो प्राइस डिस्कवरी के लिए यूज होना चाहिए। फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट होने के लिए जो है ओपन एंडेड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। फर्म्स का अगर बहुत ज्यादा फायदा होता है फार्मर्स के साथ काम करने से, मल्टीपल सेलिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर एडवाइजरी सर्विसेज के केस में भी फार्मर्स को मदद मिलनी चाहिए। फार्मर्स ने ये माना कि भाई जो है 3 टियर स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ने प्रपोज किया है दोनों पार्टीज के लिए, जैसे अगर पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट पहला तो खुद ही करिए, दूसरा आप एसडीएम ऑफिस तक पहुंचिए। इसमें भी आपका सिविल सर्विस का रोल आ गया, और एसडीएम जो है उसका आप एपरेट अथॉरिटी के सामने चैलेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल कलेक्टर के सामने। लेकिन क्या आपको लगता है फार्मर वहां तक खुद जाएगा? क्योंकि बहुत कम मानते हैं कि एसडीएम या फिर एपलेट अथॉरिटी तक ही रिजॉल्व हो पाएगा। दूसरा, फार्मर्स ये मानते हैं हमारे पास तो टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर आएगा, हम इतना सोच समझ के काम ही नहीं कर पाएंगे, हम सिविल कोर्ट में कहाँ जाएंगे हम चीजों को करने। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक या ब्लॉक लेवल पर ही देनी चाहिए, और डिस्प्यूट मिनिमाइज होने चाहिए। और मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए। वर्बल एग्रीमेंट से क्लैरिटी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के बढ़ जाते हैं। और एक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी स्टेट्स में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स का, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वुड इनकरेज रिटर्न एग्रीमेंट्स एंड द एंट्री ऑफ ओनली सीरियस प्लेयर्स। सही बात है। इसीलिए फर्म्स और फार्मर्स जब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका ट्रेस भी कर सकते हो आप, और लीगल वैलिडिटी भी देख सकते हो, और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये कुछ चीजें अगर होती हैं तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से आप जानते हैं कि 3 फार्मर्स बिल जो थे, जो फार्मर बिल्स, जो 3 बिल आए थे, उनका हमारे फार्मर्स ने डट कर उनका मुकाबला किया और लास्ट में उनका बहिष्कार कर दिया। तो इस एंगल से मैंने सोचा कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ये कुछ आइडियाज अगर हम अ, चर्चा करें तो शायद इट कैन रियली हेल्प अस। एलएनजी इंडिया की एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और सोर्स के लिए है, और कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ लंबे समय के लिए। तो आप ये जान सकते हैं कि इंडिया ने अपना पहला जो है गैस, मुझे कहना चाहिए एक्सचेंज मार्केट जो किया था वो 2020 में किया था। एक क्रेडिबल लिक्विड हब इंडिया में बनना चाहिए, तो उससे ट्रू पिक्चर मिलेगी क्राइसिस की। इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज जो है 2020 में बना था, इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी के लिए। 6 रीजनल गैस हब्स हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PNGRB एक्सचेंज मार्केट जो है फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देता है दिन से लेके महीनों तक का, जो कस्टमर, सप्लायर और मार्केटर्स उसको यूज कर सकते हैं। बैरियर्स को रिड्यूस करना होगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। प्रोसीजर्स को हार्मोनाइज करना होगा, एक्सेस देना होगा नेटवर्क के अंदर, और यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना होगा। सिस्टम ऑपरेशन शुड बी एक्सपीडिशनली प्रमोट, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी होगी जो कि ऑपरेटर की तरह सिस्टम को देख सके। और सिस्टम ऑपरेटर के साथ साथ आप देख लीजिए कि अ, एक तरीके से एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना होगा। गवर्नमेंट को गैस स्टोरेज अंडरग्राउंड गे या फिर अंडरग्राउंड माइंस में या फिर उनके लिए जगह बनानी होगी। स्टोरेज जो है स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, जो कि जैसे फर्टिलाइजर यूनिट्स या फिर सिटी गैस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं उसको। तो इंडिया एक सिस्टम बना सकता है जैसे यूरोप ने बनाया, यूरोप एनर्जी परचेज प्लेटफॉर्म। उसमें बिग प्लेयर्स को आप लेके आओ, फिर आप नेगोशिएट करो भाई कितने पे कितनी गैस कितनी और कब खरीदी जाएगी। तो कुछ आइडियाज हैं ये, नेचुरल गैस का मार्केट को इंडिया कैसे बूस्ट करे। तो ये एक एलिमेंट है पूरे जनरल स्टडीज पेपर 3 के किसी टॉपिक का एलिमेंट हो सकता है। अपने आप में आप नहीं कह सकते कि ये एक टॉपिक है। देन अगर हम आगे बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टारगेट क्लाइमेट टारगेट मिस करते हैं तो क्या होगा। इसको रट लीजिए पूरे को। पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आप ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो में होगा क्या, 2 डिग्री से क्या होगा, 3 डिग्री से क्या होगा, और ये स्पाइरल रोका कैसे जा सकता है। ये देखिए नीचे। So we have already discussed it couple of times, but I found this very very relevant for you. Please do go through it. Please understand it. Please do get back अगर कोई डाउट है तो। पहली बात। दूसरी, GM मस्टर्ड पे दोबारा आपको समझा देते हैं। देखिए ये हमने अभी बात की थी धारा की। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, GEAC ने अप्रूवल दिया। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप की बात हुई, DMH11 धारा मस्टर्ड 11। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, मेल फर्टिलिटी एक पेरेंट से हटा देंगे, दूसरे में हटा दिया एक जगह से, और फिर आगे जाके ऑफस्क्रीन में अपने आप आ जाएगा। एक्स डी वाइस चांसलर दीपक पेंटल जी ने इसको डेवलप किया। रेगुलेटरी प्रोसेस में अटका हुआ है पिछले 10 सालों में। 70 करोड़ गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। बेटर यील्ड लाएगा, लोअर कॉस्ट लाएगा, हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट करेगा, सेल्फ पॉलिनेट जो करते हैं उसके एवज में या उसके अलावा ये हाई यील्डिंग आउटपुट को प्रमोट करेगा। कंसर्न है फूड सिक्योरिटी को लेके, कंसर्न है मोनोपोली के लेके, कंसर्न है बायो सेफ्टी हैजार्ड को लेके, कंसर्न है। कोalition फॉर GM फ्री इंडिया ने बोला ये शॉकिंग है, और रेगुलेटर जो है वो डेवलपर के साथ मिला हुआ है, वो चाहता है भारत को एक स्ट्रेटेजिक हैजार्ड में लेके जाए। एक बात तो हुई है, दूसरा मैंने आपसे बोला, तीसरा। यस, ये देखिए द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ अस।
having some issue. Okay, now this is here. Please have a look. जो हमने बात की थी, ये पोलन फ्री पेरेंट ये फीमेल हो गया, ये पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट हो गया मेल। यहाँ से ले लिया एक एलिमेंट, यहाँ से ले लिया दूसरा एलिमेंट, उससे बन गया हाइब्रिड। डेवलपिंग पोलन हुआ ये। उसके बाद जो है आपका बैरस्टर बैरनेस कॉम्प्लेक्स, जो मैंने बोला बैरनेस, बैरनेस आरएनए फ्रेगमेंट, और ये जो है मिलके आपका ऐसे आया। दिस इज एंथ्रोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। अ, आप कह सकते हैं साइकोलॉजी में भी हो सकता है, बट देन अदरवाइज यू मस्ट अंडरस्टैंड जो साइंस है इसके बिहाइंड की, जो मैंने अभी भी इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से डिस्कस किया था। यू कैन ड्रॉ दिस एंड you can understand this completely. So this is very, very important. Barrster-Barnes complex, pollen free parent and pollen producing male parent, जिसकी हमने चर्चा की थी। और पेंटल साहब ने बोला है कि भाई ये एक्सट्रीमली सेफ है, इफेक्टिव है, और जीएसी ने जो अप्रूव किया है वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड देयर इज नीड टू कट थ्रू द हेज एंड यू कैन टेक टफ स्टैंड, यू कैन टेक हार्ड डिसीजन। प्रोफेसर ने कहा कि एक बिग लीप है कंट्री के लिए, कंट्री का डिपेंडेंस है 60% डोमेस्टिक डिमांड के लिए। Genes used in DM mustard have been deregulated in countries such as Canada, US and Australia, which are all big producers of honey. कहीं पे कोई स्टडी नहीं मिली कि जीएम क्रॉप्स के ऊपर पॉलिनेशन का कोई फर्क पड़ा हो। Bees are life sustaining pollinators. There are concerns that GM crops can impact bees in many ways. उनकी ईटिंग और फॉरेजिंग पैटर्न्स को डिफरेंट ला सकते हैं। तो जीएम टेक्नोलॉजीज ने क्रॉप को एबिलिटी देते हैं कि वो रेजिस्ट कर सके और किल को पेस्ट को किल कर सके, जैसा कि हनी बीज करते हैं। तो इसलिए जीएम क्रॉप्स हमारे लिए खतरनाक हैं। तो ये एक चर्चा का विषय है, अभी चलता रहेगा, बट दिस डिबेट हैज जस्ट स्टार्टेड बिकॉज दिस हैज जस्ट कम इन न्यूज। बट आप पहले ये समझिए कि DMH11 का जो प्रिंसिपल है, जो हमने बात की थी, DMH11 जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वैरायटी जो है, वो आप समझिए कि वो आए कैसे। जैसे मैंने कहा था कि डिजायरेबल क्वालिटीज दोनों से ले ली जाएंगी, एक से एक, एक से एक, और उसके बाद जो है क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटिंग है, इसीलिए सॉल्यूशन है उसका जेनेटिकली मॉडिफाई उसको करना सॉल्यूशन है। और तीन जीन्स जो मैंने कहा था आपको, बार्नेस, बारस्टर एंड बार, वो जो सॉयल बैक्टीरियम है बैसिलस एमिलियो लिक्विफेकिंस, उसके अंदर मिलता है और उससे वो होता है। तो कंसर्न्स एंड सॉल्यूशंस मैंने आपसे बताए, मैंने आपसे इसका चर्चा भी किया था। यू कैन डेफिनेटली रीड इट अगेन, यू कैन गो इनटू मोर डिटेल्स, और फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी ब्राजील में भी इलेक्शन हो रहा है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ब्राजील में इलेक्शन जो हो रहा है, बोल्सोनारो एंड लुइस लूला डे सिल्वा, ये दोनों फाइट में हैं। वन इज ऑब्वियसली शोइंग द राइट विंग, अदर वाज द लेफ्ट विंग सोशलिस्ट एलिमेंट्स। अभी देखते हैं, बिकॉज ब्राजील इलेक्शन इज सिग्निफिकेंस इन द टर्म्स ऑफ ब्राजील जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर टू ब्राजील देन इट डज टू जापान, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड। इकोनॉमिक टाइज जो है इंडिया ब्राजील बायलैटरल रिलेशनशिप के की पार्ट है। एंड न्यू आइडियाज, न्यू एलिमेंट्स विल कंटिन्यू, जैसे इंडिया और ब्राजील के रिलेशन ब्रिक्स के थ्रू भी हैं और G20 के थ्रू भी हैं। So these are some of the very important discussions which we had. एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात शेयर कर दूं, ग्रीको रोमन वर्सेस फ्री स्टाइल। तो ग्रीको रोमन देखिए, ग्रीको रोमन में जो है जो वेस्ट के बिलो स्कोरिंग अलाउड नहीं है, ग्रैबिंग ऑफ नीज, थाइज और लेग्स अलाउड ही नहीं है, इसको ग्रीको रोमन कहते हैं। फ्री स्टाइल तो फिर आप समझ लो फ्री स्टाइल है वो, वुमेन जो है सिर्फ फ्री स्टाइल में compete करती हैं। ग्रीको रोमन में जो है रेसलर जो है वो ओपोनेंट के साथ टच में होना चाहिए, ग्राउंड पे होना चाहिए। फ्री स्टाइल में जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसको पटक सकता है, दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, कुछ भी हो जाए। ऐसे ही जब आप बात करते हैं ग्रीको रोमन की, तो रेसलर ने जब 8 पॉइंट ले लेगा तो उसको टेक्निकल सुपीरियरिटी पे जीत हासिल होती है, फ्री बाउट में 10 पॉइंट की बात होती है। तो ग्रीको रोमन में स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैक, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ और ग्रिप्स, ये सब रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्री स्टाइल में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, नाम ही उसका फ्री स्टाइल है। तो ग्रीको रोमन स्टाइल में जो पैसिव रेसलर है वो पॉइंट के लिए पिनलाइज किया जाता है, ओपोनेंट जो चूज कर लेता है कि भाई मैट वाला पोजीशन या दूसरा पोजीशन। फ्री स्टाइल में तो पैसिव रेसलर जो है वो 30 सेकंड के लिए अगर आप उसे रख दोगे, अगर स्कोर नहीं होता है तो रेसलर को
जो एक्टिव रेसलर होता है उसको पॉइंट अवार्ड कर दिया जाता है। तो ये एक लगा मुझे कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई हैव शेयर्ड इट। अदरवाइज यू कैन जस्ट गूगल ग्रीको रोमन वर्सेस फ्री स्टाइल एंड यू विल हैव सम इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स एंड आइडियाज इन इट। Now, the last and the final point which I would like to discuss with you is with respect to एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, उसके अंदर जो होते हैं जैसे PM10, PM2.5, तो PM10, PM2.5, SO2 एंड NO2, दीज आर द मल्टीपल elements जो pollutant levels हैं, they are to be seen, and worst AQI is 97, in that sense it is showing. So एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इट इज मेजर हाउ सेफ द एयर इज अराउंड pollutants like PM25, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे आ जाते हैं। The particular amount of one pollutant may not be as harmful as the same amount of another pollutant. So each pollutant की quantity एरिया में जो है कॉमन स्केल पे एडजस्ट की जाती है और फाइनली उसको निकाला जाता है। जैसे ऑफिशियल AQI नंबर क्या है, तो ऑफिशियल द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, एंड NAQI ऑन द दिवाली के बाद जो हमने बात की, तो दिस ईयर्स AQI हैज इंप्रूव्ड थ्रू आउट आफ्टर दिवाली, इट वाज बेटर, दैट्स व्हाट ओनली आई कैन से। Is there a real-time quality number available? Yes, that is through SUFFER, that is given by Ministry of Earth Sciences. Why do I need to know the differences? So you need to know the differences because it is useful to compare the cities across the world. If you don't know the difference, then politicians may use it to overplay things. Are hazardous and severe same? You can say the difference is there, but then it is not possible always to exactly pinpoint, but then both are dangerous in that sense. 2022 will create residential market history in India, having already breached all previous highs and continuing to witness strong sales momentum in the ongoing festive season. That is said by one of the real estate owners. So that means India में housing जो है, they housing units, they are being sold in such a great way that it is going to help us. Government wants that more number of women should act as banking correspondents from the present 10% to 30%. That is why female banking business correspondents must increase. That is what the government wants. So ये कुछ elements हैं, ये कुछ ideas हैं which I wanted to share with you before we will move to the next discussion tomorrow. Kindly make sure that once in a week you are revising and understanding, and we will be putting more inputs and more ideas into it, how to move forward in a strategic manner. So be confident, be brave, and put your best always to get success. Do get back to us for joining and for understanding in a strategic manner how to move forward, how to get success. There is no shortcut to smart and hard work. Thank you very much. All the best.